Hello and welcome to my YouTube channel सरल स्टडी सर्कल। सब्सक्राइब कीजिए सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर के बारे में। हम देखते हैं तो आज इसके क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे। ये हमारा टर्म 2 का सैम्पल पेपर है हिस्ट्री का 11th क्लास, ठीक है, जिसका कोड 027 है, ठीक है, और इसके मैक्सिमम नंबर 40 होंगे। देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग के लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। तो मैं पहले ना इनके क्वेश्चन रिपीट करूंगा और फिर उसके बाद में आपको इसके आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। दूसरा है औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए, और इसका अथवा में दे रखा है आपको इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता ने औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। सन यात सेन के 3 सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर इसके बाद में हमारा सेक्शन 2 चलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करें, ठीक है। अब इसका अथवा में क्वेश्चन दे रखा है 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी, ठीक है। इसके बाद है इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलनों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। फिर इसका अथवा का क्वेश्चन दे रखा है कपास कताई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन करें, ग्लोब पर इसका प्रभाव या ग्लोब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है चीन और जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 पथों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा पार्ट 3 दे रखा है, सेक्शन 3। ये कुछ हमें दे रखा है नीचे दिए गए स्रोतों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जैसे हमें यह दे रखा है कि यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वॉशिंगटन इरविन ने जो वर्डर्स बर्थ से खास से छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित है, अपने रूप से काफी भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते की संगत में रहने पर भी काफी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियां वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतारकर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वहीं गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूं, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। तो ये हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके बारे में फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे, जैसे इस अनुच्छेद के लेखक कौन है, उन्होंने एक मूल निवासी का वर्णन कैसे किया है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है विलियम्स वर्ड्सवर्थ और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने मूल निवासियों को अलग अलग तरह से कैसे देखा। नई दुनिया के मूल लोगों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नामों का नाम क्या है, ठीक है। ये हमारे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद में हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे जिन पर आज के समय कड़ा विरोध जाहिर
किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसको सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने अनुमूलन का औचित्य सिद्ध करते हैं। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, फिर इसके बेस पे हमें उनके आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे, थॉमस जेफरसन कौन थे? थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता था? मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है इसके। फिर इसके बाद में हमारा 9th क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के दिए गए रूप रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसी एक को उपयुक्त चिन्ह के साथ खोजे और लेबल करें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी शहर पर्थ और सिडनी। ठीक है, ये हमें मैप पे हमें दर्शाने हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप है ये। ठीक है, ये मैप है, यहाँ पे हमें दर्शाने हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, उनको क्या लिखना है इसमें, ऑस्ट्रेलिया के किन्हीं 2 शहरों के नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ये ब्लाइंड जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको लिखना है सिर्फ। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। ये जो सामान्य जो जनरल बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उनको नहीं करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं इनके आंसर्स, सजेस्टेड आंसर क्या है इनके। ठीक है, देखिए पहले का आंसर है हमारा, पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या है? कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। ठीक है, फिर संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय, धर्मयुद्ध का प्रभाव, राजकीय संरक्षण आदि प्रभाव या परिणाम जो भी हमारे थे, सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करना, देसी भाषाओं का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, लौकिक अभिरुचियों का विकास, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। ये सभी हमारे पुनर्जागरण के जो मुख्य कारण हैं, ये इन विकासों के कारण हुए थे। अब इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा औद्योगिक क्रांति के बारे में था। औद्योगिक क्रांति ने कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकृत निर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीकों ने मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। ठीक है, तो ये था हमारा औद्योगिक क्रांति के कारण। ठीक है, अब मतलब औद्योगिक क्रांति जो थी ना उसके बारे में हमें ये सेकंड क्वेश्चन में पढ़ लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था। अब जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन था इसमें अथवा, उसका आंसर देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन के 3 भाग इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड में एक सम्राट का आधिपत्य। ठीक है, शांति का वातावरण बनाने की यहाँ पे बातें चली, समान कानून व्यवस्था लागू किया जाने के लिए। ठीक है, फिर समान वो मुद्रा प्रणाली, एक जैसी मुद्रा प्रणाली हो सभी के लिए, समान बाजार व्यवस्था को स्थानीय प्राधिकरण के हस्तक्षेप से मुक्त करना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में हमारा जो ब्रिटेन और भारत और चीन के जो बीच में त्रिकोणीय व्यापार था, उसके लिए यूरोप में चीनी सामान की मांग, मतलब जो यूरोप जो था, यूरोप के अंदर चीन के बने हुए उद्योग की ज़्यादा जो उत्पादन थे उनकी मांग ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटेन द्वारा भारत से अफीम खरीदना, ब्रिटेन द्वारा चीन में चांदी के बदले अफीम बेचना, चीन से प्राप्त चांदी से चीनी माल खरीदना। मतलब कि अब जो चीन से प्राप्त चांदी थी ना उससे अब चीनी माल भी खरीदा जाता था। फोर्थ का आंसर होगा इसमें, देखिए राष्ट्रवाद, इसका मतलब मांचू को उखाड़ फेंकना था, जिन्होंने विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था। साथ ही साथ अन्य विदेशी साम्राज्यवादी लोग। ठीक है, लोकतंत्र इसका अर्थ था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। समाजवाद क्या होगा इसमें कि इसका मतलब पूंजी को विनियमित करना और पूंजी जोत को बराबर करना था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा 5th क्वेश्चन है,
पुनर्जागरण से अभिप्राय है पुनर्जागरण के प्रभाव, तार्किक शक्ति का विकास, पॉप की सर्वोच्चता को अस्वीकार करना, मानवतावाद का प्रसार, लौकिक अभिरुचियों का विकास, धर्म सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर का योगदान, दंड मोच सर्टिफिकेट का विरोध, पॉप आदेशों के अवहेलना करना, ईसाई धर्म का दो भागों में बढ़ जाना, प्रोटेस्टेंटवादी और कैथोलिक। ठीक है, इसका फिर अथवा वाला जो ऑप्शन है वो देखते हैं हम। इसमें देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण के फल स्वरूप कच्चे माल की मांग, उपनिवेशवाद को बढ़ावा, उपनिवेशवाद देशों का आर्थिक शोषण, औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश। ठीक है, अब देखिए इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें क्या था कि मजदूरों के रूप में औरतों, बच्चों व पुरुषों की बढ़ती मांग थी। मजदूरों का शोषण हुआ था, मजदूरों द्वारा अधिकारों की मांग, ब्रेड व खाद्य के लिए दंगे, मतलब जो खाने पीने की चीज थी उसके लिए दंगे करने शुरू हुए। लुडिजियम आंदोलन हुआ, कानून द्वारा श्रमजीवियों की दशा में सुधार, जुड़वा अधिनियमों को समाप्त करना, 1833 ईस्वी का कारखाना अधिनियम काम के घंटे निश्चित किए गए, अन्यूनतम आयु निर्धारित की गई। ठीक है, इसके बाद में हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन में है कि औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय जो होगा, औद्योगिक क्रांति क्या थी ये आप बता देंगे। कपास कढ़ाई बुनाई उद्योग में विभिन्न तकनीकी परिवर्तन, 1733 में मशीनी करखे का आविष्कार, 1765 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा कताई मशीन का निर्माण, रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम का निर्माण, 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा म्यूल नामक मशीन का निर्माण, पावर लूम का आविष्कार, विश्व पर प्रभाव और कपास की मांग बढ़ना है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें फिर कच्चे माल का आयात, जो मतलब कच्चा माल आयात किया जाता था, निर्यात में बढ़ोतरी, मतलब जो सामान बेचा जाता था, मतलब बना के बाहर देशों में, उसकी बढ़ोतरी हुई। बाजारों की मांग, उपनिवेशवादों को बढ़ावा, उपनिवेशिक देशों का शोषण हुआ। ठीक है, अब चीन और जापान का आधुनिकीकरण के लिए अलग अलग विचारधारा का अनुसरण हुआ। जापान का आधुनिकीकरण, ठीक है, तो जापान के आधुनिकीकरण के बारे में देखेंगे। यहां शोगुन की सत्ता का अंत, मेजी पुनर्स्थापना, फुकोकू क्यूहो नीति का अनुसरण, जापान द्वारा अपने पारंपरिक हुनर व प्रथा का प्रयोग नवीन आधुनिकीकरण के लिए किया गया। शिक्षा प्रणाली का विकास, यूरोपीय विचारधारा, मतलब विचारों को अपनाना, शिक्षा द्वारा देशभक्ति की भावना, अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास किया गया यहाँ पे। ठीक है, अब चीन का आधुनिकीकरण क्या था कि 1911 में चीनी क्रांति, सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना, माओ से तुंग की मृत्यु के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे 8वें क्वेश्चन का आंसर। वॉशिंगटन इरविंग सामान्य जिंदा दिल लोगों की भांति जंगलों में रहने वाले कल्पनाशील प्रजाति के रूप में रेड इंडियन, ओबोरिजिनल, डकोटा, चिरोकी, पोनियाक इत्यादि। ठीक है, तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। ये आपके जो पैराग्राफ थे उनके अकॉर्डिंग इसमें आंसर देना है। 9वें क्वेश्चन में देखिए, थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता के उद्घोषणा पत्र लिखने के लिए जाना जाता है। थॉमस जेफरसन का मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे जो शरीर और दिमाग से श्वेत के बराबर थे, परंतु सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से हीन थे। हीन थे मतलब कमी थे। अब मैप की बात करें
मैप में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ए, ये हो जाएगा आंसर में, और बी में ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका सिडनी और पर्थ था ये यहाँ बी पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है, और आप चाहे तो जैसे, चलो मैं बता भी देता हूँ आपको इसका आंसर। हाँ देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ए पॉइंट है हमारा सिडनी, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बी पॉइंट है हमारा कैनबरा, कैनबरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दृष्टिबाधित तो छात्रों के लिए जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा पर्थ और सिडनी, कैनबरा, ठीक है। ये इनके आंसर होंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, और आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाए। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की और चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।